आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये वीडियो आपको सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के रिलेटेड फंक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराएगा। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेल क्या है। बेसिकली आपको डेफिनेशन मालूम है, सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसे हम कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे थोड़ी देर बाद। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सेल क्या है और सेल कैसे मिलकर के बने हैं, और हम सेल का डेफिनेशन ये जो कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो क्यों कहते हैं। बेसिकली अगर हम सेल को डिवाइड करेंगे तो हम सेल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इसे समझने के लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं। प्रो मतलब पहले, और जब कोई चीज पहले निर्मित होती है तो उसके स्ट्रक्चर में उतना कॉम्प्लेक्सिटी या मॉडिफिकेशन नहीं होता। सो प्रोकैरियोटिक आर दो सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। इसके बाद दूसरा टाइप होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के बाद जो सेल बने हैं उसे हम यूकैरियोट सेल कहते हैं। इनमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट जो है एग्जाम्पल हैं, फंगी है इनके एग्जाम्पल हैं, मशरूम, प्रोटोजोआ, एनिमल सेल या ह्यूमन सेल भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये हुआ कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट में न्यूक्लियस के साथ साथ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स भी मैच्योर्ड अमाउंट में होते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं सेल को ये जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है वो क्यों कहा है। अब अपने स्क्रीन के राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये एक ईंट का एग्जाम्पल है। सेल को समझाने के लिए हम एक बेसिक ईंट यानी ब्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से एक छोटी ईंट घर बनाने की इकाई होती है, वैसे ही एक सेल पूरी बॉडी को बनाने का यूनिट होता है। सिंगल ईंट किसी काम का नहीं है, कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता। दो ईंट भी किसी काम की नहीं है, बट दो से तीन, चार, पाँच, छः और इस तरह से कुल मिला के मल्टीपल सेल जब एक साथ ग्रुप में बना लेते हैं, तब ये मल्टीपल सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल एक बॉडी यानी कि टिश्यू यानी कि ऑर्गन और कंप्लीटली एक फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट करती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं सेल के कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका लोकेशन कहाँ है और उनके फंक्शन के बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ये स्लाइड आपको बताएगा सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स यानी कि पार्ट्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। सबसे पहला जो पार्ट है सेल का वो है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो पार्ट है वह है गोल्गी एपरेटस। तीसरा पार्ट है गोल्गी वेसिकल्स। चौथा पार्ट है न्यूक्लियस। देन उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद है राइबोसोम। राइबोसोम के बाद हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल के बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद हमारा अगला जो पार्ट है वो है पिनोसाइटिक वेसिकल्स। पिनोसाइटिक वेसिकल के बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। देन एट द लास्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम स्मूथ ईपीआर भी कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले ऑर्गेनल्स यानी कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, जैसे ही नाम से स्पष्ट है, सेल का मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन क्या है ये समझ लेते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन समझने में हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मेम्ब्रेन मतलब होता है एक आउटर लेयर, एक झिल्ली, एक लेयर जो किसी भी सेल को एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर यानी कि बाहर और अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। इसमें से सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन बेसिकली फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से मिलकर बना हुआ होता है। इस फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होंगे उसे हम हेड स्ट्रक्चर और टेल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। हेड स्ट्रक्चर और टेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। हाइड्रो मतलब होता है वाटर एंड फिलिक मतलब होता है लविंग। सो ऐसे ग्रुप, ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो वाटर लविंग होंगे, और उसमें से वाटर सोल्युबल जो भी कंपोनेंट हैं वो सेल के बाहर से अंदर आ सकते हैं। वैसे ही लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक मतलब होता है लिपिड लविंग सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो लिपिड के साथ कंपैटिबिलिटी शो करेंगे। इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। आइए हम दो एग्जांपल लेके इस चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हम दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है बलून का। एक बलून जिसमें हमने पानी को भर दिया है, तो वो पानी को अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बलून, और उस बलून के अंदर भरा हुआ लिक्विड या पानी। दूसरा एग्जाम्पल एक्वेरियम का हम ले लेते हैं। एक्वेरियम जो कि बाहर ग्लास से बना हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्नामेंटल सब्सटेंस एज वेल एज लिविंग सब्सटेंस फिश रखे हुए होते हैं। ये जो ग्लास है एक्वेरियम का,
ये अंदर के कंपोनेंट यानी कि फिश और जितने ऑर्गेनामेंटल कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यही काम हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर और अपने से बाहर यानी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर की मूवमेंट को अलाउ करता है। इसे समझने के लिए हमने एक डायग्राम यूज किया है और इसमें हमने कुछ एनिमेशन दिखाया है। तो आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में देखेंगे तो एक पहला जो ड्रग है, ये लाल कलर का जो हम डिनोट कर रहे हैं, इसका साइज छोटा है और ये लिपिड सॉल्युबल है। तो ये इस तरह से लिपिड के बाइलेयर को क्रॉस करता हुआ सेल के एक्स्ट्रा से सेल के इंट्रासेल्युलर स्पेस में आ गया। अब हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसे हमने ब्लू कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ये जो ब्लू कलर का डॉट है वो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। तो ये लिपिड में सॉल्युबल तो नहीं होगा, बट ये फिल्ट्रेशन के थ्रू सेल में प्रेजेंट पोर्स के थ्रू होता हुआ एक्स्ट्रासेल्युलर से इंट्रासेल्युलर में आ जाएगा। ये देखिए मूव करता हुआ हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोर से होता हुआ आ गया। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रासेल्युलर सब्सटेंस ऐसा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका साइज भी बड़ा है और वो लिपिड सॉल्युबल भी नहीं है, तो वो सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। आइए अब हम बात करते हैं अगले एपरेटस की, जो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बुक्स में इसे गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या डिक्टोसोम के नाम से भी जानते हैं। गोल्गी बॉडी एक ऐसा पार्ट है जो बेसिकली पोस्ट ऑफिस के जैसा काम करता है। पोस्ट ऑफिस मतलब होता है कि ये किसी भी लेटर को सिलेक्ट करता है, स्टोर करता है और उसके पर्टिकुलर डेजिग्नेशन तक या उसके डेस्टिनेशन तक उसको सप्लाई करता है। गोल्गी बॉडी का काम यह है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाना, जो हमें मैसेंजर आरएनए के थ्रू मिला था उसी तरह के प्रोटीन को बनाना, और उस प्रोटीन को बनाने के बाद जिस पर्टिकुलर पार्ट तक उस प्रोटीन की जरूरत है वहां तक सप्लाई करना। हमारा जो अगला पार्ट है वह है सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियोलस। हमने दोनों को यहाँ पे एक साथ समझाया है। न्यूक्लियोलस सेल का सेंटर पॉइंट है जो काफी सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आपके राइट साइड में जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर है और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। बेसिकली न्यूक्लियस एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंस है वह है न्यूक्लियस का, जो कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट बट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। यानी कि इससे साफ है कि यूकैरियोटिक मोस्ट एडवांस और मॉडिफाइड सेल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस का जो मेन काम है वो असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ आरएनए एंड सिग्नलिंग प्रोसेस में ये काम करता है। बेसिकली न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस पूरे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट काम तो और भी बहुत सारे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम के सब यूनिट का फॉर्मेशन करना और न्यूक्लियोसाइड के आगे का जो प्रोसेसन है दैट्स कॉल्ड क्रोमेटिन एंड ऑल, उनको प्रोसेस करना न्यूक्लियस का मेन काम होता है। नेक्स्ट पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम काफी कई कारणों से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइसोसोम एक लाइसिन एंजाइम है जो किसी भी सेल को लाइसिस करने का काम करता है। यहाँ पे इसे एक नाम और दिया गया है कॉल्ड सुसाइडल ग्लैंड, यानी कि ये सेल को ही डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की इंपॉर्टेंस तब और बढ़ जाती है जब कोई फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी को हार्मफुल कॉज करने वाले एंटीजन या बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर पहुंचते हैं, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम एक लाइसिन एंजाइम सीक्रेट करता है, तो लाइसोसोम और लाइसिन इन दोनों के साथ मिलकर के वो डाइजेस्ट होता है। फिर वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू सेल के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है एंड देन ऐसे एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल बॉडी से बाहर निकाल देता है। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज मेनली टू रिमूव द वेस्ट एज वेल एज डिस्ट्रॉइंग द सेल आफ्टर इट्स डेथ। अगर सेल डेथ हो जाती है सेल की किसी कारण से, तो सेल को डाइजेस्ट करना और बाहर से आने वाले फॉरेन मॉलिक्यूल जो कि अनवांटेड होंगे, इनको भी डाइजेस्ट करना मुख्य रूप से लाइसोसोम का काम होता है। मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल जिनका नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा होते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, पॉलीमर एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली राइबोसोम और जो लाइसोसोम है एक साथ अटैच होते हैं, जिनको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अटैच होने का मतलब उनके फंक्शनल अटैचमेंट से है। आइए अब हम बात करें राइबोसोम की। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन एज डायरेक्टेड इन द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के कोड को लेकर के आता है जिस कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। उस कोड में कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस तरह का प्रोटीन बनाना है, उसकी पूरी जानकारी एक कोड के फॉर्म में कोडेड होती है। और ये राइबोसोम जो है वो अपने हिसाब से उस प्रोटीन के बनाने के कोड को डीकोड करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और फिर थ्रू आउट द बॉडी जहां पे जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वहां तक ये सप्लाई करते हैं। ये फ्री पार्टिकल्स के फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल जैसे एनिमल सेल, फंगल सेल
इन सब के सेल में भी ये पाए जाते हैं। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और ये राइबोसोम यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अग्न्य ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो है कि है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक होलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रोटीन, अल्फा प्रोटीन, बीटा ट्यूबुलिन, इन सब के मिलकर के एक साइटोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। साइटोस्केलेटन एक स्केलेटल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को एक स्टेबिलिटी और एक बेस प्रोवाइड कराता है। इनका जो नेटवर्क है वो प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है और ये पूरे सेल तक फैले हुए होते हैं, जो सेल को शेप और उनको स्टैंड करने की एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उनको बेस प्रोवाइड कराते हैं। मैक्रोट्यूब्यूल बेसिकली लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है किसी भी साइक्लोस्केलेटन के, जो बेसिकली 24 नैनोमीटर के आसपास का थिकनेस लिए होते हैं। इनका रोल मुख्य रूप से सेल के मूवमेंट, सेल डिवीजन और सेल के जो मटेरियल है उनको सेल डिवीजन के लिए ट्रांसपोर्ट करने में ये रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं। मैक्रोट्यूब्यूल लिया और फ्लैजिला इनका स्ट्रक्चर का निर्माण भी करते हैं, जो कि मूवमेंट के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन में सिलिया के जो फॉर्म होते हैं वो ट्रैकिया में पाए जाते हैं ताकि ये मूवमेंट को अलाउ कर सकें। ये हमारे इसोफेगस के पास भी पाए जाते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट के पास भी पाए जाते हैं, ट्रैकिया में भी पाए जाते हैं, ताकि ये डस्ट और फॉरेन पार्टिकल को अंदर पेनिट्रेट होने से रोक सकें। आइए अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब होता है सेल का प्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जो एक लिक्विड थिक विस्कस सब्सटेंस पाया जाता है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली साइटोप्लाज्म एक जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा और जो कि वाटर, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। सेल के जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन हैं वो जैसे कि सेल के अंदर का ट्रांसफर ऑफ द वन कंपोनेंट इनटू अदर कंपोनेंट या सेल के डाइजेशन का प्रोसेस, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। और जितने जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जैसे राइबोसोम, प्लाज्मिड एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर भी लोकेटेड होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तीनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर केवल और केवल न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी जितने कंपोनेंट होंगे उन सबको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर है या जो उसके फिजिकल स्टेट है वो वेरिएबल है। कभी ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, कभी ये थिक विस्कस जेल जैसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इनकी जो वेरिएबिलिटी है वो डिपेंड करता है। बेसिकली साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन है वो सेल के ऑर्गेनल्स को और सेल्यूलर मॉलिक्यूल को सपोर्ट और सस्पेंशन प्रोवाइड कराना है। बहुत सारे सेल के जो प्रोसेस हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका प्राइमरी काम होता है। साथ ही साथ ये जो सेल के रेस्पिरेशन है, जिनके अंदर हम अगर बात करेंगे सेल के रेस्पिरेशन के अंदर के, तो ग्लाइकोलाइसिस आएगा, माइटोसिस आएगा, म्योसिस आएगा, इन सब के साथ भी ये मिलकर के काम करता है। बेसिकली जैसे कुछ हार्मोन्स भी हैं सेल के अंदर, वो भी इसी सेलुलर सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वह है पिनोसाइटिक वेसिकल्स। पिनोसाइटिक वेसिकल्स मतलब ऐसे वेसिकल हैं जो पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पिनोसाइटोसिस है क्या और इसका मेन काम क्या है, यानी कि पिनोसाइटोसिस वेसिकल्स का मेन काम क्या है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे पास लगभग बहुत सारे सब्सटेंस हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस हैं, उनको इस वेसिकल्स के द्वारा इंगल्फ किया जा रहा है। सो अगर हम बात करेंगे पिनोसाइटोसिस की तो सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को अगर हम लिक्विड या सॉलिड के इंगल्फिंग या एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो दो पार्ट के इसके और डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों के अंदर कंक्लूड किए जा सकते हैं। पहला होगा उसमें से पिनोसाइटोसिस और दूसरा होगा फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है कि पिनोसाइटोसिस किसी भी सेल के द्वारा उस लिक्विड जैसे स्ट्रक्चर को इंगल्फ किया जाएगा, जबकि फेगोसाइटोसिस में सेल किसी सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ करेगा या उसे एक्सक्रीट आउट करेगा। पीनो को समझने के लिए हम पीना का वर्ड यूज कर सकते हैं। पीना इज जनरली यूज फॉर लिक्विड सब्सटेंस को पीते हैं, तो यहाँ पे जो सेल है वो भी लिक्विड सब्सटेंस को यूज कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है, तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। जब कभी भी सेल अपने बाहर के आने वाले सब्सटेंस को अपने लिए हार्मफुल समझता है, ये सेल उनको डाइजेस्ट करना चाहता है, उस केस में भी ये पिनोसाइटोसिक जो वेसिकल्स हैं उनके थ्रू उसको अंदर लेके आते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। प्लस कभी कभी जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर वो डिफरेंट जो मूवमेंट ऑफ सेल्स के अंदर हैं उनको जरा अगर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट्स कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, इनके थ्रू वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। पिनोसाइटोसिस
न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके आपके सेल के रेस्पेक्टिव पार्ट तक वो पहुंचाता है और उससे फिर बॉडी प्रोसेस करके फर्दर एनर्जी यूज करती है। तो अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो हमारे पास एग्जांपल है कि जो ह्यूमन एग सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट को बिफोर फर्टिलाइजेशन एब्जॉर्ब करने के लिए ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि पिनोसाइटोसिस इज अ सेल ड्रिंकिंग एंड फेगोसाइटोसिस इज अ सेल ईटिंग। इन दोनों मेथड को यूज करते हुए सेल अपना न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करते हैं, एज वेल एज जो टॉक्सिक सब्सटेंस है मेटाबॉलाइट होने के बाद जो लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट हो चुके होते हैं उनको ये सेल के बाहर भी एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो मेन सब टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस डायग्राम में हमने दोनों को समझाया है, जिसका रेफरेंस भी हमने यहाँ पे कोट किया है। इस डायग्राम में आप पा रहे हैं कि आपके स्टार्टिंग में टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जो पहला स्ट्रक्चर है जिसमें क्लियर दिख रहा है लाइट कलर में, यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि इसी का जो डार्कर वर्जन है इस डायग्राम में वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जिसे हमने पहले देखा, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है, और उसके पास में न्यूक्लियर एनवेलप होगा और न्यूक्लियस होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और राइबोसोम और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उनका जो मेन रोल है बेसिकली सेल के अंदर वो एसोसिएट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन और इंपॉर्टेंट काम प्रोटीन सिंथेसिस करना का होता है। सेल के रिकवरी के लिए मेन जो प्रोसेस है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उसका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो भी खासकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप बाय सीक्रेटिंग और फॉर्मिंग द प्रोटीन। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। सेल का पावर हाउस कहने का पीछे रीजन ये है कि बिकॉज इट जनरेट द पावर विच इज यूज्ड फॉर द नॉर्मल प्रोसेसिंग एंड फंक्शनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एनर्जी हमें सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा दिया जाता है। बेसिकली ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से है क्रेब्स साइकिल को सिंथेसिस करना, उसको फंक्शन करना, और उसके द्वारा क्रेब्स साइकिल के सिंथेसिस के कारण से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी का यूज बेसिकली दूसरे कंपोनेंट को फंक्शन करने के लिए या सेल के जितने अदर टास्क हैं उनको करने के लिए ये यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज रेंज है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के आसपास डायमीटर में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अदर सेल एक्टिविटी जैसे सेल सिग्नलिंग, सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सीक्वेंसेस और कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल एंड ग्रोथ, इनमें भी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। सेल सिग्नलिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है कि जब सेल दूसरे सेल से एडजेसेंट या नियर बाय सेल से कम्युनिकेट करना चाहता है, दैट्स कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। हमने सेलुलर अडॉप्टेशन और सेल इंजरी केस में ये भी पढ़ा है कि जब कोई ऐसे फैक्टर, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, वो अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं तो इससे सेल की एक्टिविटी डैमेज होती है, और अगर वो जो डैमेज करने वाले कॉजेस हैं वो रिवर्सिबल पॉइंट से ज्यादा होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, और उस केस में माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि सेल बॉडीज को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर सके और उस पॉइंट ऑफ रिकवरी तक पहुंचने से पहले ही सेल को स्टेबलाइज कर ले या सेल को स्टेबल करने के लिए प्रयास करे, जस्ट कॉल्ड सेल्यूलर अडॉप्टेशन। तो ये